हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट। पहले मैंने रेशियो करवा दिए हैं, रेशियो के 4 वीडियो हैं, आप पहले उनको देख लें। उसमें आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन आना लगभग क्या 100% तय है। तो एक क्वेश्चन तो आप रेशियो का अटेम्प्ट करें। एक चौथा पार्ट अब बनाऊंगा जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स में लिख देना कि जो जो क्वेश्चन है आपको करने हैं, मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। सेकंड जो बेस्ट चैप्टर है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट, और ये कई मायने से इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप करेंगे, मेरे साथ के साथ करेंगे, तो यूं मान लो आज फंड फ्लो स्टेटमेंट आप 100% सीख जाएंगे, ठीक है। तो पेन और रजिस्टर तैयार कर लें। फंड फ्लो स्टेटमेंट 3 तरह से होता है। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट से समझा रहा हूं। 3 तरह का, 3 पार्ट है इसमें, 3 टाइप्स वैसे नहीं है। यहाँ आपके शेयर कैपिटल, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी है ना, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, इसमें ज्यादातर डिबेंचर और बैंक लोन ही पाए जाते हैं ना, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन डिबेंचर और बैंक लोन ही मिलते हैं, नहीं तो खाली मिलती है बैलेंस शीट। फिर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में ज्यादातर आपको क्रेडिटर और बीपी मिलते हैं, ज्यादातर बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है कई बार, तो ये क्रेडिटर और बीपी, ठीक है। प्रोविजन भी हो सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिए हुए रहेंगे। इधर आपके करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट्स, पहले नॉन करंट एसेट्स में ज्यादातर आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन यही मिलेगी, एक गुडविल मिल जाएगी। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल और करंट एसेट्स तो मैंने आपको अभी समझाई थी पिछले वीडियो में, जिसमें ज्यादातर आपको क्रेडिटर और बीपी, ये डेटर और नहीं, करंट एसेट में 4-5 मिल जाएगी अपने को। बैंक मिल जाएगी, केस मिल जाएगी, डेटर मिलेंगे, बीआर मिल सकते हैं, स्टॉक मिलेगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स तो आप जानते हो, मेरे पास जगह का मतलब समझ गए होंगे, मिल जाएगी। अब मेरी बात विशेष रूप से सुनना, जितनी भी करंट लाइबिलिटी है और जो करंट एसेट्स है, ये चल जाएगी शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। जैसे ही आप करने लगे, आप उसको शेड्यूल में लिखते जाना और पेन से, पेपर से काटते जाना। अब ये क्वेश्चन साथ का साथ कराऊंगा मैं, शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल में मैं एक क्वेश्चन करके बताऊंगा अभी, कैसे आपको एग्जाम में कैसे करना है। जो भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी है वो शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चल जाएगी, और पेपर में से बैलेंस शीट में उसको काट देना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी काट देना। सिर्फ कोई रेक्टिफिकेशन हो तो उसको एडजस्ट कर देना, बाकी शेड्यूल में चल जाएगी। पहले मैं शेड्यूल बना देता हूं कि कैसे जाएगी। देखो, यहां शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना ना, चेंज करूं, कुछ सी लगाऊं, लगा दूं, लगा देता हूं। शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यहां पर्टिकुलर्स, ये आपके लास्ट ईयर, ये करंट ईयर, या इंक्रीज और या डिक्रीज। लास्ट ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज और डिक्रीज, या ए लिखकर हम लिखेंगे करंट एसेट्स। कोई दिमाग नहीं लगाना, दिमाग को साइड में रख लेना थोड़ी देर के लिए। दिमाग लगाने के लिए बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे, अपन बाहर लगा लेना, यहां कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। ध्यान रखना, वो बैलेंस शीट उल्टी दे सकता है, इधर करंट एसेट्स दे सकता है, इधर प्रीवियस ईयर और इधर करंट ईयर दे सकता है। आपको ईयर का विशेष ध्यान रखना है सबसे पहले। यहाँ देखना है कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर है तो तब तो ठीक है, लास्ट ईयर करंट ईयर हो जाएगा, लेकिन कई बार वो यहाँ करंट ईयर देगा या प्रीवियस ईयर देगा, तो ये विशेष ध्यान रखना आपको, वो कलाकार है, ठीक है। करंट एसेट्स यहां से कॉपी और पेस्ट कर देना, जैसे केस, बैंक, डेटर, बीआर, जिसको मैं शॉर्ट में ट्रेड रिसीवेबल बोल दूं, इन्वेंट्री,
समझ गए होंगे, सारी थोड़ी लिखूं। बैलेंस शीट से देख देख के लिखनी है आपको, बिना दिमाग लगाए। ध्यान रखना, मैं मना कर रहा हूं आपको दिमाग लगाने के लिए, पर आप लगाएंगे। ये टोटल करंट एसेट्स, या ए करके करंट एसेट्स कर देता हूं यहां पर, ये टोटल। बी में आपको करंट लायबिलिटी लिखनी है। बड़ा आराम है बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पहले से लिखी हुई रहती है। पहले तो छांटना पड़ता था, आजकल तो कंपनी की बैलेंस शीट है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी यहां लिख लोगे। क्या क्या आ जाएगी आपके, बीपी आ जाएगी, क्रेडिट, अरे बीआर यहां नहीं आएगा, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, लिखूं क्या, ये प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, या लास्ट ईयर वाली या करंट ईयर वाली। ये टोटल बी, ये टोटल ए कर देना, ये टोटल ए और टोटल बी, ठीक है। अभी तक इनको नहीं छेड़ा मैंने, छेड़ना ही नहीं है। एक आपके पास तरीका होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं यहां निकालूंगा वर्किंग कैपिटल। क्या निकालूंगा, वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालूं, ए माइनस बी, ये माइनस ये, तो ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। अब मान लो ज्यादा हो गई, इसकी तुलना में ये ज्यादा हो गई तो लिख देना इंक्रीज, और कम हो गई तो डिक्रीज। अब तुम कहोगे ये किस काम के, अब इनको बढ़ते हैं। पहले यही करना, दो काम साथ करोगे गलत करोगे। आप पहले भूल जाना इन दो कॉलम को, है ही नहीं अपने, मान लो ड्रॉ ही मत करना, पर ये नहीं परमानेंट ही भूल जाओ बाद में, या ड्रॉ करके छोड़ देना। अब देखो केस पहले की तुलना में बढ़ गई तो इधर कम हो गई, तो वहां मान लो ये 10,000 है और 12,000 हो गई, तो 2,000 इधर लिख दो। मान लो यहां पर स्टॉक आपके 50,000 था और 45 रह गया, समझ गए। करंट एसेट्स बढ़ जाए तो प्लस में, कम हो जाए तो, और करंट एसेट्स की उल्टी होती है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाए तो डिक्रीज में, और कम हो जाए तो इंक्रीज में। इसकी यहां टोटल कर लेना, अमाउंट की, यहां मत देखना माइनस है क्या है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि करंट एसेट सीधी, करंट लायबिलिटी उल्टी। बढ़ जाए, लायबिलिटी बढ़ गई तो माइनस है, हमें तो देना तो पड़ेगा ना, और लायबिलिटी कम हो गई तो प्लस। लायबिलिटी कम होने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है ना, कि चुका दी हमने। अब आपके प्लस में ज्यादा आए, टोटल कर लेना। मान लो यहां टोटल आ गई 50,000 और यहां आ गई 60। अब प्लस में मान लो 30 है और माइनस में आएगी 20। प्लस में 30 और माइनस में 20, तो बढ़ी या कम हुई, कितनी बढ़ी, 10,000। तो ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, क्या लिखोगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। एक तो यहां लिख देना और एक इन दोनों में कम का है, या इन दोनों में कम का है, या ठीक है। अब ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल जाओ, बोल जाओ, शर्मा मत। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना चाहिए। सारी करंट एसेट्स यहां आ गई, सारी करंट लायबिलिटी यहां आ गई, और बैलेंस शीट से बिल्कुल हटा देना उनको, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हटा देना। अगर वो कहते हैं ना कि इतना टैक्स पेड किया, हमें कोई मतलब नहीं है। जिस चीज को शेड्यूल में लिख देते हैं, जिसको हम शेड्यूल में लिख देते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप आगे काम में नहीं लेंगे, काट देना। केवल रेक्टिफिकेशन हो जाए कि स्टॉक को कम लिख दिया तो बढ़ाना पड़ेगा, रेक्टिफाई तो आपको करना पड़ेगा, अशुद्धि सुधार। एक तो ये बन गया, क्लियर है या नहीं,
अब चलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अकाउंट नहीं है ना, स्टेटमेंट है। सोर्स ऑफ फंड अमाउंट, यूज ऑफ फंड, ये तो 11th में आती थी तुम्हें, अब तो तुम बड़े हो गए। केस बुक है, लेकिन किससे रिलेटेड केस बुक? एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड केस बुक है ये। किससे रिलेटेड है? एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड कि कितने रुपए आए और कितने रुपए गए। सोर्स, रुपए कहां कहां से आते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो रुपए कहां कहां से आएंगे बताना। शेयर इशू करोगे, कंपनी लेवल की बात कर रहा हूं, शेयर इशू करेंगे, क्यों समझे? रुपए कहां कहां से आते हैं? शेयर इशू करेंगे, वो इक्विटी शेयर भी, प्रेफरेंस शेयर भी। डिबेंचर इशू करेंगे, लोन लेंगे, ज्यादातर तो लोन से आते हैं, ठीक है। शेयर इशू करेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे, लोन लेंगे, नहीं वो शेड्यूल में चले गए। क्रेडिटर से तो उल्टा चुकाना पड़ता है पहली चीज तो, दूसरा वो शेड्यूल उनकी तरफ देखना नहीं है, देखते ही तो काम खराब है, काट दिया उसको मैंने। तुम तो यहां देखना रुपए कहां कहां से आते हैं। लाइबिलिटी साइड रुपए लाती है, बाद में चुकाते हैं हम कर्जा। तो शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, लोन लेते हैं, तब हमारे पास सोर्स पैदा होता है। किसके लिए? फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। फिर जब इन्वेस्टमेंट हमारे अच्छे हो जाते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, बिजनेस ऑपरेट करने से पैसे आते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो फिर हम डिवेंचर्स का रिडम्पशन करते हैं, लोन का रीपे करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो रुपए आए तो इधर लिखना है और रुपए गए तो इधर, सिंपल सा तरीका। रुपए आए तो इधर, रुपए गए तो उधर, केस बुक, ठीक है। तो यहां पर आपके शेयर इशू किए, रुपए आए, चाहे इक्विटी शेयर है चाहे प्रेफरेंस शेयर है। फिर डिवेंचर इशू किए, रुपए आए। लोन टेकन, एक चीज और पता है तुम्हें, लाइबिलिटी बढ़ने पर रुपए आते हैं और एसेट्स बढ़ने पर रुपए जाते हैं। लाइबिलिटी बढ़ी मतलब कर्जा लिया, और एसेट्स बढ़ी मतलब खरीदी, रुपए गए, यूज हुआ रुपयों का, ठीक है। तो शेयर इशू, डिवेंचर इशू, लोन टेकन, इधर आपके फिक्स एसेट सोल्ड, फिक्स एसेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक है। इधर रीड एक गांव है इधर पास में, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। और प्रॉफिट, ये आपके फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको रीड से याद रख लेना, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, लिखो पूरा। ये रुपए आ गए। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कमाने से, कमाएंगे भी तो सही, व्यापार कर रहे हैं तो फंड आएगा ऑपरेट करने से। ये कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा। अब इसका रिवर्स तुम फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है? रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, फिक्स एसेट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज, ठीक है।
ये इनका तो रेंट पेड मत लिख देना, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसका रिवर्स मत लिखना कि सर ने कहा था रिवर्स लिखना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर किया है तो यहां आएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है तो यहां आएगा। इश्यू प्रीमियम पर किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड यहां लिख दूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। मान लो 1 लाख के शेयर 1,10,000 में बेचे तो 10,000 रुपए प्रीमियम क्या है, और रिडम्पशन ऑफ ऑन प्रीमियम तो वो गए इधर गए। और यहां लॉस फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, लॉस फ्रॉम, या तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा या लॉस फ्रॉम, दोनों नहीं आएंगे। ये तो मैंने पूरा परफॉर्मा बनाया, ये केस बुक है, ठीक है। शेयर इश्यू के रुपए आए, डिवेंचर इश्यू के रुपए आए, सिक्योरिटी प्रीमियम के रुपए आए, लोन लिया रुपए आए, फिक्स एसेट बेचने से आए, इन्वेस्टमेंट बेचने से आए, जितने में बेचे, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और कमाने से आए। इनका उल्टा कर दिया और घाटा हुआ तो यहां लिख दिया। अब आए ज्यादा और गए कम तो बराबर करने के लिए इधर लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, उल्टा लिख रहे हैं, बराबर करने के लिए उल्टा ही लिखता है। आज तक हम अकाउंट का बैलेंस मैच करते टाइम रिवर्स साइड लिखते हैं, तो आए ज्यादा तो लिख देना इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और गए ज्यादा तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कंप्लीट है। देख आए, मान लिया 5 लाख आए और गए 4 लाख, 5 लाख आए, इंग्लिश में समझा दो तुझे हिंदी आती नहीं है, 5 लाख आए और 4 लाख गए, तो 1 लाख इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, तो लिखेगा तो इधर ना बराबर करने के लिए है, होने दे। फंड फ्रॉम, हाँ अगर लॉस हुआ तो लिखना ही पड़ेगा भाई, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हुआ तो लिखना पड़ेगा, बाद में देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज। तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आने के बाद भी अगर टेली हो जाएगी तो इंक्रीज डिक्रीज बंद, खत्म। ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा तब टेली होगी। ये बैलेंसिंग फिगर थोड़े लिख रहा हूं मैं, ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बना रहे हैं। यहां फंड फ्रॉम ऑपरेशन आए तो यहां लिखना है, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आए तो यहां लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद टोटल करेंगे, ये कैसे निकालेंगे बाद की बात है। टोटल करेंगे हम, टोटल करने पर अगर आए ज्यादा तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और गए ज्यादा तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, लिख लोगे। अब मैं बना देता हूं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं। अब है फंड, ये आपके फंड फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, एक सिंपल तरीके से ये पीएनएल एडजस्टमेंट बना लो। आप बना लिया पीएनएल एडजस्टमेंट, यहां लिख लेंगे बाई बैलेंस बीडी, पिछले साल का प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा लास्ट ईयर वाला। पीएनएल यहां लिख लिया, बैलेंस सीडी यहां लिख लो, इनकम इधर आती है ना, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, हाँ थको मत तुम। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम साइड लिखा है तो रिसीव्ड तो समझ जाओगे ना, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। अभी अंकित कह रहा है कि वहां तो आपने प्रॉफिट नहीं लिखा, मैंने वहां नहीं लिखा, रेंट रीड लिखा था, पी नहीं लिखा, क्योंकि मैंने 1 लाख की मशीन को 1.5 लाख में बेचा। मैंने 1 लाख की मशीन को 1.5 लाख में बेचा, 1 लाख वाली को 1,50,000 में। तो आप मुझे बताओ, कोई पूछे सर मशीन कितने में बेची, तो मैं क्या बोलूंगा 1,50,000। तो मैंने केस बुक में मशीन सोल्ड में 150 लिख दिया और फिर प्रॉफिट के 50 और लिखूं तो मेरे पास 2 लाख थोड़े आए थे। वापस सुनो, मेरे पास एक मशीन है, वो 1 लाख की बुक वैल्यू की है और मुझे संजय मिल गया तो मैंने इसको 1,50,000 में बेच दी। ले जा, घर में ही है।
अब मुझसे इसने अंकित ने पूछा कि सर मशीन कितने में बेची, तो मैं क्या बताऊंगा 1,50,000 या 1,50,000। मशीन सोल्ड 150, तो मशीन सोल्ड में प्रॉफिट इंक्लूड है। अगर मैं और 50,000 वहां प्रॉफिट लिखता तो 2 लाख हो जाते, तो 2 लाख थोड़े आए मेरे पास केस बुक में, इसलिए प्रॉफिट उसमें इंक्लूड हो गया था, तो मैंने वहां रीड लिखा था। यह रीड के पास एक गांव पी भी है, इधर रीड पी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इधर आपके नॉन केस एक्सपेंस लिख रहा हूं, क्योंकि केस बुक में तो नॉन केस का तो ध्यान, रुपए थोड़े गए नॉन केस में, तो DL G, ठीक है, DLG या डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, गुडविल प्रीमिलरी एक्सपेंस, गुडविल प्रीमिलरी एक्सपेंस, राइट ऑफ। अब तुम कलाकार हो, तुम सोचोगे कैसे पता चलेगा राइट ऑफ की है, कम हो जाए तो मान लेना राइट ऑफ की है। लास्ट ईयर 1 लाख थी गुडविल, अब हो गई 80,000, इसका मतलब 20,000 राइट ऑफ, ठीक है। और रिजर्व फंड अगर बढ़ जाए तो मान लेना P&L से दिया है, रिजर्व फंड इंक्रीज होने पर, रिजर्व फंड क्या होने पर, इंक्रीज, एंट्री बनाओ P&L टू रिजर्व, रिजर्व क्रेडिट होता है बढ़ने पर, तो बढ़ गया, इसका मतलब P&L से दिया हमने, डिक्रीज हो जाए तो लिख देना। अगर रिजर्व फंड में पैसा डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब P&L को दे दिया, रिजर्व ने तो इनकम हो गई P&L के लिए, और रिजर्व में ट्रांसफर किया तो P&L डेबिट टू रिजर्व, तो रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने पर। क्लियर है? वापस सुनाऊं, देखो इसको याद रख लेना, वो ग्रांड ट्रंक रोड एंड GT रोड, DLGT याद है। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल प्रीमिलरी एक्सपेंस, राइट ऑफ, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने पर इंक्रीज हो जाए रिजर्व फंड, तो इधर आपके रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब मेरी बात ढंग से सुनना, ये सारा तो रहेगा। अब अगर ये इधर ज्यादा हो जाए, इधर ज्यादा है, तो इधर लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट मतलब फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब वो कह रहा है कि सर यहां कैसे लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहां या नेट प्रॉफिट आता, ये पिछले साल का प्रॉफिट, या कमाते तो बाई नेट प्रॉफिट आता, वो कमाई तो है ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और घाटा होने पर टू लॉस, यहां से नेट लॉस से शुरू करते, ये हम बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, बनाया मैंने P&L एडजस्टमेंट ही है नहीं बेटा। ओपनिंग प्रॉफिट यहां लिखेंगे, क्लोजिंग प्रॉफिट यहां दिखेंगे, बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। रीड P यहां लिखना है, इनकम क्रेडिट में आती है, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, ट्रांसफर इन रिजर्व डेबिट में लिखना है। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो अगर इधर ज्यादा आ जाए तो नेट प्रॉफिट, वास्तव में तो इनको जोड़कर ये घटाने पर ही आया था। बैलेंस CD निकालता है अकाउंट क्या निकालता है, बैलेंस CD निकालता है। बैलेंस CD दिया हुआ है, हम इसको बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं, ठीक है। राजी नहीं हुआ तो अगर मैं जनरली नेट प्रॉफिट बनाता, वापस बता रहा हूं ना, देखो ये जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं ना, तो यहां लिखते हैं बाई बैलेंस BD, लास्ट ईयर वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट ईयर, फिर बाई नेट प्रॉफिट, ये करंट ईयर वाला प्रॉफिट दिया हुआ रहता है उस टाइम, ठीक है। ये P&L बना रहा हूं मैं, ग्रोस प्रॉफिट मान लो, पर यहां उसको एडजस्ट GP या NP करके नहीं कर सकता मैं, चैप्टर चेंज है, पर मैं तो बता रहा हूं ऐसे होता है। यहां इनकम लिखते हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये मैंने रीड P गांव के नाम से लिख रखा है, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये इधर आपके टू डेप्रिसिएशन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, टू
गुडविल प्रीमिलरी एक्सपेंस, राइट ऑफ टू ट्रांसफर इन रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, टू डेप्रिसिएशन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गुडविल प्रीमिलरी एक्सपेंस, राइट ऑफ, ट्रांसफर इन रिजर्व, ठीक है, रिजर्व में डाल दिया। और लॉस होता तो टू नेट लॉस यहां लिखता ना मैं, नेट लॉस इधर आता, फिर बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी आती। मेरी बात ध्यान से समझो तुम, ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए, तुम्हारे परसेंटेज 80-90% आए, ठीक है। ये होता, ये आता फिर कि लास्ट में करंट ईयर में नेट प्रॉफिट कितना बचा, बैलेंस सीडी क्या बचा, जो बैलेंस शीट में जाता। मैंने ये और ये बैलेंस शीट से ले लिया। अब या तो ये आएगा जिसको मैंने नाम दिया फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और ये आएगा जिसको मैंने नाम दिया, इसको फिर ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल रहे हैं, इसलिए यहां लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है ना, बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और इधर होगा तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन वहां जाएगा। हाँ बोल अवधेश। हाँ ये हाँ वो तो दिमाग मत लगा, इंक्रीज डिक्रीज सेम आएगा, तो क्या आधा वो याद आ गया, ये वहां जाएगा, सेम क्या होगा, ये आएगा तब वहां लिखेंगे। हाँ ये कहना चाह रहा है, कोई बात नहीं, पूछ लिया तो कईयों का भला हो जाएगा। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जो केस बुक बनाया है ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसमें जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे वो यहां से लिखेंगे। सेम क्या होगा, या 1 लाख आएगा तो वहां 1 लाख लिखेंगे, वहां बैलेंसिंग फिगर थोड़े आ रहा है। हाँ आधा समझ में आ गया उसके, वो मैंने पहले बता दिया, इसलिए कोई बात नहीं, उसका बैलेंसिंग फिगर इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, तो 2 बैलेंसिंग फिगर कैसे आएंगे, अब समझ गया, ठीक है। ये आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट। कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं अकाउंट बना के बताऊंगा कि फिक्स एसेट सोल्ड कैसे निकालेंगे, परचेज कैसे निकालेंगे, तो अकाउंट वर्किंग नोट कैसे तैयार करना है, और फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ध्यान रखना, फंड फ्लो स्टेटमेंट का आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, और या फिर ये थ्योरी आ जाएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय फंड फ्लो स्टेटमेंट, और ये कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं, तो इसको आराम से बना के आ जाना आप, काल्पनिक मदे लेते हुए, ठीक है, कर लोगे।